record. So in today's class, we are going to talk about whom? In today's class, we are going to talk about T.S. Eliot, Thomas Easton Eliot, a well-known modern poet, critic and dramatist. ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टी.एस. एलियट, थॉमस ईस्टन एलियट, a well-known poet, dramatist and critic of modern age. ये 3 बातें मैंने आपको बताया है. पोएट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है और क्रिटिक भी है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ही वॉज बॉर्न इन 1888, उनका जो जन्म हुआ है वो 1888 ईस्वी में हुआ है. ही वॉज बॉर्न इन 1888, 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था. एंड डाइड इन 1965 पर है, एंड डाइड इन 1965. तो you will come to know the particular poet with whom we are talking, about whom we are talking, that is T.S. Eliot, Thomas Easton Eliot, a renowned poet, critic and dramatist. He was born in St. Louis, Missouri in 1888 in America and died in 1965, yeah, something. I'm just missing the date, but I think he perhaps उसी समय का कुछ ऐसा उनका टाइम रहा है. One important thing which I want to tell you, when you go with this man, what the thing you find? You find that the credit goes to this man to revive poetry and drama. You can write down, yeah, you can note down this point. The credit goes to this man to revive modern poetry, या to revive poetry and drama. अगर पोइट्री और ड्रामा का बात मॉडर्न एज में होगा तो द क्रेडिट गोज टू whom? द क्रेडिट गोज टू टी.एस. एलियट. ही रिवाइव्ड पोइट्री एंड ड्रामा. दिस इज अनदर important point. Second thing ki when you talk about this man, especially T.S. Eliot, when you talk about T.S. Eliot, you will come to know as a poet what he did in the field of poetry, as a dramatist what he did in the field of drama, as a critic what he did in the field of criticism. These are the three, you can say, एरिया लिटरेचर या क्रिटिसिज्म का जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही वाज बॉर्न इन अमेरिका बट गॉट सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड. वो अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन उनको जो नागरिकता मिली है वह कहाँ की मिली है? इंग्लैंड की मिली हुई है. नंबर फोर्थ पॉइंट, ही अल्टीमेटली यू विल कम टू नो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि अनडाउटली ही बिलीव्ड इन क्रिश्चियनिटी, बट व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी? यू विल कम टू नो रोमन कैथोलिक. जो कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, ही बिलीव्ड इन दैट, मीन्स उनका विश्वास उस तरह का था. प्रोटेस्टेंट नहीं थे. ही वॉज अ कैथोलिक. ही वॉज अ कैथोलिक. और उन्होंने अपने आप को कहा था कि मैं क्लासिस्ट हूँ, मैं क्रिटिक हूँ और एक मैं कैथोलिक हूँ. तो कैथोलिक तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिस्ट इस तरह से कि लिटरेचर का जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉलो किया वो कहाँ से उन्होंने लिया हुआ है? जो क्लासिक एज था, जो क्लासिक पीरियड था, जो क्लासिक लिटरेरी एक तरह से ग्रेट लिटरेरी पीसेस रहे हैं, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे. Next point I want to tell you, when you go with these points, especially when you go with these points, he was a classist, a critic and Catholic. When you go, yeah, when you take these things, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये नजर आएगा कि इस आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है, इतना ब्रॉड है कि आई थिंक कि वी डोंट हैव वर्ड टू अप्रिशिएट दिस मैन, स्पेशली एज अ पोएट एंड क्रिटिक, अगर दो तरह की चीजों को देखा जाए. तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ही वाज बॉर्न इन 1888, 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है.
अमेरिका के एक शहर सेंट लुइस मिसूरी में डाइड इन 1965, 1965 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। टीएस एलियट का पूरा नाम थॉमस ईस्टन्स एलियट रहा है। टीएस एलियट जिस चीज के लिए फेमस थे वो क्या थे? एज अ पोएट, क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। टीएस एलियट को क्रेडिट दिया जाता है फॉर व्हाट टीएस एलियट ही गॉट द क्रेडिट, या ही हैज गिवन क्रेडिट टू रिवाइव मॉडर्न पोइट्री एंड ड्रामा। जो मॉडर्न पोइट्री है या एक तरह से पोइट्री को रिवाइव करने के लिए, स्पेशली इन मॉडर्न एज, क्योंकि इट वाज सेड दैट विद द डेथ ऑफ टेनिसन पोइट्री विल डाई, और ड्रामा तो पहले ही एक तरह से डेड था, उसका बहुत रोल नहीं रह गया था। यू विल कम टू नो कि विक्टोरियन एज में पोइट्री तो कुछ हद तक देखने को मिलती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रामा यू डोंट ड्रामा टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत आपको ड्रामा मिलेगा। टू सम एक्सटेंट यू फाइंड व्हाट टू सम एक्सटेंट यू फाइंड ड्रामा, कुछ हद तक आपको ड्रामा मिलता है, कुछ हद तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रामा वाज एज पॉपुलर एज नॉवेल एंड अदर लिटरेरी फॉर्म्स। जितने जो और लिटरेरी फॉर्म्स थे उस तरह से ड्रामा ना तो रोमांटिक एज में पॉपुलर था और ना ही आपका विक्टोरियन एज में पॉपुलर था। लेकिन व्हेन यू कम इन मॉडर्न एज की व्हाट हैपेंड कि ड्रामा वाज रिवाइव। जब आप मॉडर्न एज में आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ड्रामा रिवाइव किया गया, एंड द क्रिटिक्स हु सेड कि विद द डेथ ऑफ टेनिसन पोइट्री विल डाई। टेनिसन डाइड इन 1892। टेनिसन की मौत 1892 ईस्वी में होती है। लेकिन आप देखते हैं कि टेनिसन की मौत के बाद पोइट्री इज नॉट डेड बट इट वाज रिवाइव्ड, और एक नई तरह की पोइट्री वी फाइंड। मेरे ख्याल से आर यू गेटिंग माय वॉइस एंड जस्ट enjoying the lecture? Yeah, so I'm just telling you only the basic feature। पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ पीडीएफ कुछ और चीजें शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू फाइंड टीएस एलियट। क्योंकि टीएस एलियट बड़े हैं और ऐसा नहीं कि एक या दो क्लास में वो पूरे होंगे, उनके लिए वी हैव टू गिव टाइम। Second important point you will come to know when you talk about this man, especially T.S. Eliot, you will come to know he revived poetry and drama, बट उनका कंट्रीब्यूशन जो फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म में है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ही ही अल्टीमेटली टोल्ड अदर्स हाउ टू criticize, how to interpret the poem. Not only he was a poet, therefore he has the first-hand experience of poetry, and we know it very well. The best critic is one who has the best critic on poet is one who himself is a poet। पोएट का पोइट्री का वही एक अच्छा क्रिटिक होगा जो खुद भी एक पोएट है, क्योंकि उसको जो एक्सपीरियंस है वो शायद और लोगों को नहीं होगा। ये चीज अप्लाई भी होता है। यू कैन जस्ट सी अर्नॉल्ड पोएट भी है, क्रिटिक भी है। एस टी कॉलरिज पोएट भी है, क्रिटिक भी है। वर्ड्सवर्थ पोएट है लेकिन उतने बड़े क्रिटिक नहीं रहे, लेकिन वर्ड्सवर्थ का भी कंट्रीब्यूशन क्रिटिसिज्म में रहा है। स्पेशली प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो 1800 में आता है, जहाँ पे उन्होंने पोएटिक डिक्शन के बारे में बात किया, जहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। तो ऐसा नहीं है कि अ, ये पहले क्रिटिक थे जो पोएट और क्रिटिक दोनों थे, इनसे पहले इनका मतलब टीएस एलियट। So what I want to say कि when you go with T.S. Eliot, what you have to keep in mind? The first thing which you have to keep in mind, a leading poet of modern age, a leading dramatist of modern age, a leading critic of modern age. Born in America but got citizenship in England. What did he say? He said, I am a classist, a critic and कैथोलिक। ये तीन शब्द उनके हैं कि मैं क्रिटिक हूँ, क्लासिस्ट हूँ और कैथोलिक हूँ। अब सबसे चीज एक चीज ये है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस पोएट, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एज। ऑलरेडी आई टोल्ड यू मॉडर्न एज, मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निटी। क्योंकि इस एज के एक राइटर नहीं, आई थिंक कि आपको चार राइटर पढ़ने, जीबी शाह पढ़ना है। मैं जीआईसी लेक्चरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ।
जी.बी. शाह पढ़ना है, टी.एस. एलियट चल ही रहे हैं, डब्ल्यू.बी. येट्स पढ़ना है, हैरोल्ड पिंटर पढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 4 राइटर जो है जीआईसी लेक्चरशिप में प्रिस्क्राइब्ड है। और जब आप इन चारों को बात करेंगे तो वे मॉडर्न एज में आते हैं। इनमें से 2 पोएट हैं, और अगर मैं कहूँ कि 2 पोएट हैं और 3 जो है क्या है, पोएट भी है और 3 आपके ड्रामेटिस्ट हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन पोइट्री में भी रहा, और एक का कंट्रीब्यूशन प्योरली क्रिटिसिज्म के फील्ड में रहा। So today we are taking T.S. Eliot. He came in modern age and it covers the period from 1901 to 1945. 1901 से लेकर 1945 ईस्वी तक का पीरियड मॉडर्न एज के नाम से रहा है। मॉडर्न एज को मैं फिर से रिवाइव करना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट मॉडर्न एज ऑलरेडी यू हैव गॉन। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ 2 वर्ल्ड वार। यह जो एज था या किसका एज था, इट वाज एन एज ऑफ 2 वर्ल्ड वार। 2 वर्ल्ड वार का एज था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मॉडर्न एज रहा है, इस एज में वी फाइंड क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। साइंस बिकेम प्राइमरी, रिलीजन बिकेम सेकेंडरी। और जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो हर जगह देखने को मिलता है, खासकर लस्ट, पैशन, और इफ आई से कि sexual intercourse, and you will come to know gambling, मीन्स जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, दीज थिंग्स वी फाइंड, जिसमें लस्ट हो गया, पैशन हो गया, गैम्बलिंग हो गई, all these things we find. And the people were spending their time where the people were spending their time in restaurant, hotel, beer bar, such a places. They don't have time to go to church, to go any sacred place, any holy place, or to pass time, where to pass time uh, with the Bible, जो preaching of bishop है, no, not at all, we don't find such a thing. ऐसा नहीं था एकदम से, लेकिन the particular literature which we see, which we find, उस समय का जो literature था, in what way life has been told, has been narrated, life has been depicted, we come to know कि ये चीजें वहां पे रही थी। तो टीएस एलियट पर बात करने के लिए ये जरूरी है कि उनके समय में और कौन कौन पोएट आए थे, कौन कौन उनके कंटेम्परेरी थे। मैं इस सब पे पहले ही बात कर चुका हूँ। अगर आपको याद होगा कि टीएस एलियट के जो कंटेम्परेरी हैं उसमें एक डब्ल्यू बी येट्स भी है। टीएस एलियट के और जो कंटेम्परेरी हैं उन लोगों में अगर आप देखेंगे तो उनमें से एक और बड़ा नाम होगा, वो क्या होगा, दैट इज आपका W.H. ऑर्डेन, जो बड़े नामों में है। फिलिप लार्किन, इन सब लोगों का रहा है। पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वार, यू विल कि पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वार आया हुआ है। वहां पे एक और चीजें दिखाई पड़ती, पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वार। इसके अलावा पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वार में व्हेन वी टॉक अबाउट पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वार, यू विल कम टू नो कि ये जो सिचुएशन था जिसमें सी फ्रैड सेजन, विल्फ्रेड ओवेन, रूपर्ट ब्रूक, हमने बात किया था इन सब लोगों को लेकर के। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि और भी जो पोएट्स, माइनर पोएट्स या मेजर पोएट्स रहे हैं, उन सब ने किसी न किसी तरह से उन्हीं सारी चीजों को, दे आल्सो टॉक्ड अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ, दे टोल्ड अबाउट द ब्रूटलिटी ऑफ वॉर, द क्रुएल्टी ऑफ वॉर, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वॉर, एंड द अ वेरी, यू विल कम टू नो, बहुत ही फियरफुल सिचुएशन, unrest, anxiety. So what I want to say कि when you go with T.S. Eliot, always remember always remember that these points you find, where these points you find in the poetry of T.S. Eliot. What do you find? You find world war, the impact of 2 world war. You find पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिंदगी कैसे चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लाइफ कैसे चल रही है। यू फाइंड क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। You find what? You find clash between capitalism and socialism. You find
Science became primary, religion became secondary. You find degradation of moral values. Are you getting it? Yeah, would you like to note down it? Sonali ji, I'm not getting your voice. I'm not getting your voice. No, not your voice. You are saying something, not getting your voice. Any other person? Can any other person? Can anyone tell me कि आपको ये चीजें समझ में आ रही? कारण है कि ये मॉडर्न एज में मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ. शिल्पी मैडम या निखा जी. Yeah, you all are. Yeah, you all are get. Yeah, you all are getting it because already I had gone. Already I have gone. मैं पहले इस पर बात कर चुका हूँ. मैं उन सारी चीजों को दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो टी एस एलियट का एज है, जो उस एज की खासियत थी, वही उनकी पोइट्री में भी नजर आएगा. उनकी पोइट्री की टेक्निक अलग हो सकती है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर वही है जो उस एज में था. क्या क्या चीजें थी? वर्ल्ड वार, जिसमें ब्रूटैलिटी ऑफ वर्ल्ड वार, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, क्रुएल्टी ऑफ वार, ब्लड, वायलेंस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. उसके अलावा अनरेस्ट और एंजाइटी पे जो बात हुई थी कि एक बेचैनी का वातावरण है, बेचैनी भरा माहौल है. द पीपल वर एम्बेरस्ड, द पीपल वर पजल्ड. There was no rest, no joy, no pleasure, no delight in modern era. The same thing we find, where the same thing we find in the poetry of T.S. Eliot and in the plays of T.S. Eliot. Clash between materialism and spiritualism we find clash between socialism and capitalism. We find lust, we find passion, we find gambling, and we find sex became mechanical. Sex became mechanical, and sexual intercourse ultimately we find, but sexual intercourse was only for what? It was only for you can say there was only hunger for body, no mutual understanding, no relation of soul, no relation of heart. These things you can see very well in his masterpiece. That was what? That was The Wasteland, which came in 1922. ये सारी बातें आपको 1922 ईस्वी में उनकी जो किताब द वेस्टलैंड आई है वहां पे आपको देखने को मिलेगा. द वेस्टलैंड 433 लाइन में है, 5 सेक्शंस में बांटी गई है. पहला सेक्शन उसका द बरियल ऑफ डेड है. उसके अलावा और भी उसके सेक्शंस है, जिसमें कि यू विल कम टू नो गेम ऑफ चेस है, और डेथ बाय वाटर है, व्हाट द थंडर सेड. एक और सेक्शन उसका है. तो यू विल कम टू नो कि 433 लाइन 5 सेक्शंस में है, 1922 ईस्वी में है, और उसका टाइटल क्या रखा गया? वेस्ट लैंड. वाई द लैंड इज वेस्टेड? The land is wasted. The land probably it refers to what? The land probably it refers to the west. West means not only the land of England. West means the whole Europe. ईस्ट का मतलब तो एशिया से, लेकिन जब आप वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिमी देशों की बात करते हैं, तो पूरे यूरोप की कहानी आप बता रहे हैं. तो टी एस एलियट ने जो कंडीशन बताई, ही डिड नॉट ओनली टेल द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड कि these things are happening only in England, but he told that these are the problems which you can see in entire Europe. So the land of Europe was wasted. Why it was wasted? Because there was no spirituality. Why it was wasted? Because there was no goodness. Why it was wasted? Because there was no, you will come to know, humanity, compassion, beauty, relationship, relationship of soul and heart. Life became mechanical. Life became mechanical. The people were living materialistic life. They don't have any value to church. They don't have any value of God, religion, religious book, goodness, virtue. In other words, you can say कि यह जो एज था, degradation of moral values था. The people were losing their faith in God. The people were losing their faith in church. Instead of God, they were following what? Instead of God, they were following science, mechanical life,
They were spending their time in restaurant, hotel, beer bar, all these things you can see. And these pictures, these things you will come where you will get, where you will get in the wasteland. जितनी कहानी आपको बताई जा रही है ये सब वेस्टलैंड में मिलेगा। गैम्बलिंग भी मिलेगा, मैकेनिकल सेक्स भी मिलेगा, लस्ट भी मिलेगा, इन्फेचुएशन भी मिलेगा, पैशन भी मिलेगा, अनरेस्ट भी मिलेगी, एंजाइटी भी मिलेगी, और आपको जो है ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर मिलेगा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ भी मिलेगा, श्रीकिंग, क्राइंग, वीपिंग एंड लेमेंटिंग ऑफ मेन एंड वीमेन भी मिलेगा। आप ये भी जान पाएंगे कि वीमेन बिकम विडो, आप ये भी जान पाएंगे कि चिल्ड्रन बिकम आर्फन। ये बहुत ही इमोशनल पहलू है जो वहां पर। इतने के अलावा ये भी आपको मिलेगा कि वहाँ एक मैडम सोसोस्ट्रिस है, और वह मैडम सोसोस्ट्रिस जो है, शी टेल्स व्हाट शी टेल्स, if I say she makes the prophecy and she tells the future of the people by using कार्ड का यूज करके। दैट इज द सिंबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का जो सिंबल है कि हाउ द पीपल आर गोइंग टू believe in that field instead of believing in God, instead of believing any other thing। तो एस्ट्रोलॉजी जो रही है, कैसे लोग उसको बेवकूफ, उनको लोग उस फील्ड के लोग बेवकूफ बना रहे हैं उनको, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी। यू विल आल्सो फाइंड अ टाइपिस्ट गर्ल जो मैकेनिकल सेक्स का प्रतीक है। यू विल आल्सो फाइंड एक ऐसी कि हाउ द गर्ल्स हैड बीन किडनैप्ड एंड रेप्ड देन मर्डर्ड ब्रूटली। आप ये भी पाएंगे कि तमाम तरह के सेंट के एग्जाम्पल दिए गए, सेंट अगस्टीन, सेंट कैथरीन, और साथ ही साथ आपको होमोसेक्सुअलिटी के भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो कल्चर का डिग्रेडेशन है, सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है, डीके ऑफ मॉरल वैल्यूज है। ये तीनों शब्दों का मेरा ध्यान में आप रखिएगा कि कल्चर का डिग्रेडेशन है, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन है, और आपका क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। नैतिकता का पतन या नैतिकता में गिरावट, कल्चर का पतन और सिविलाइजेशन का खात्मा, ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि सो कॉल्ड पीपल, 20th सेंचुरी के जो लोग हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड वेल कल्चर्ड पीपल ऑफ द वेस्ट, जो दुनिया को नसीहत दे रहे थे, व्हाट लाइफ दे आर लिविंग, किस तरह की जिंदगी वे जी रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि टीएस एलियट एक तरह से आईना है मॉडर्न एज का, मॉडर्न एज के समाज का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के लोगों के विश्वास का, वहाँ के लोगों का चाहे धार्मिक विश्वास, राजनैतिक विश्वास, जो भी सिचुएशन है उन सब की वो आर्ट के प्रतीक है, कल्चर के प्रतीक है, सिविलाइजेशन के प्रतीक है, और वे उन सिस्कियों के भी प्रतीक है जो वर्ल्ड वार की वजह से जो है अपने बाप को खोए, अपनी माँ को खोए, और उन वे बच्चे जो अनाथ हुए या वे औरतें जो बेवा हुई है, उन्होंने उनके आंसुओं को भी जगह देने की कोशिश की है। आप ये देखेंगे कि आपको पहले शुरू में लगेगा द वेस्टलैंड इज हाईली कॉम्प्लेक्स, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वेस्टलैंड, बट आई थिंक कि अनडाउटली वेस्टलैंड बड़ा काम है, बहुत सारी चीजों को कई जगह से ला करके जोड़ा गया है। और यह जो एज था मॉडर्न एज का एज था, और इस मॉडर्न एज में हम फ्री वर्ड्स पाते हैं, और फ्री वर्ड्स का जो सबसे पहला यूज किया है, ये मैंने आपको पहले बताया था। मैं आपके मुख से ये चीज सुनना चाहता हूँ कि हु यूज्ड फ्री वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट, या वॉल्ट व्हिटमैन, एग्जैक्टली, अंजलि जैन शिल्पी, इन द लीव, यस, एंड व्हाट इज द डेट, 1855, 1855 ईस्वी में अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा था। उसमें उन्होंने पहली बार जो है किसका यूज किया हुआ है, पहली बार उन्होंने उसमें फ्री वर्ड्स का यूज किया। फ्री वर्ड्स को जो है क्या कहा जाता है, ओपन फॉर्म कहा जाता है। फ्री वर्ड्स को फ्रेंच में वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है। फ्री वर्ड्स है क्योंकि उसमें कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, राइटर बिल्कुल फ्री होकर के, उसको बहुत ज्यादा उसमें राइम पैटर्न की चिंता नहीं है, रिदम की चिंता नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। मतलब फ्रीडम हैज बीन गिवन, इरेगुलर मीटर
इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म, इरेगुलर राइम पैटर्न आप पाते हैं। तो यह भी एक क्वालिटी रही है इसकी मॉडर्न एज की, जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि टी एस एलियट ने द वेस्टलैंड में ब्लैंक वर्ड्स का भी यूज किया। ऐसा नहीं कि केवल वही ब्लैंक वर्ड्स का भी उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ब्लैंक वर्ड्स ऐसा नहीं था कि इट बिकेम आउट ऑफ यूज, इट वाज इन यूज। उसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि थीम के पर्सपेक्टिव से अनरेस्ट की बातें, एंजाइटी की बातें, मेंटल डिसऑर्डर की बातें। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जितनी भी और सिचुएशंस हैं, जितनी भी और कंडीशंस हैं, उन सारी सिचुएशंस और कंडीशंस को पूरा का पूरा वहां प्रेजेंट किया गया है। व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द कंडीशन, यू विल कम टू नो। जो सिचुएशन और जो कंडीशन रही वह क्या थी, ब्रूटैलिटी थी। वह क्या थी, इस पर क्वेश्चन करना था कि इज मैन द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, बिकॉज ट्रेडिशनली इट वाज बिलीव्ड दैट मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड। अगर मैन रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड है तो वाई वर्ल्ड वॉर, वाई मैन कुड नॉट बी एबल टू वाइप द टीयर्स ऑफ द पीपल। मैन क्यों नहीं जो है लोगों के आंसुओं को पोंछ पाया। अगर मैन रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड रहा है तो मैन ने वर्ल्ड वॉर को क्यों दुनिया में लाया, मैन ने क्यों नहीं जो है अच्छी चीजों को किया, वो मैसेज ऑफ गॉड को क्यों नहीं अपनाया। दैट इज द क्वेश्चन। सो यू फाइंड दीज थिंग्स वेयर एवरीवेयर इन हिज वर्क। इसके अलावा जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जो इंसान है, इंसान के पास आईज है, इंसान के पास नोज है, या फिजिकल अपीयरेंस, नो नॉट एट ऑल। what man is at inner level, what woman is at inner level, what a human is at inner level। एक मानव अंदर से क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके जज्बात क्या है, उसके दर्द क्या है। अगर वह है तो मैन इज नॉट अ मशीन, मैन मीन्स समथिंग सोल, मैन मीन्स समथिंग हार्ट, मैन मीन्स समथिंग माइंड। मैन इज नॉट अ मशीन दैट देयर इज अ बटन, यू प्रेस द बटन देन दैट विल वर्क, नो नॉट एट ऑल। उसका अपना एक आइडेंटिटी है। वह ईश्वर से जब चाहता है जुड़ जाता है, वह जब चाहता है तो बात कर लेता है। वह उन सब चीजों से कनेक्ट होता है जिससे और चीजें नहीं कनेक्ट हो सकती हैं। तो दो चीजें हैं कि मैन क्रिएटेड मैन या गॉड क्रिएटेड मैन, कैसी दुनिया आप बनाना चाहते थे, मैन क्रिएटेड सोसाइटी या गॉड क्रिएटेड सोसाइटी, मैन क्रिएटेड कल्चर या गॉड क्रिएटेड कल्चर। यह एक बड़ी लड़ाई थी, यह एक बड़ी चीज थी जो मॉडर्न एज में उनकी पोयम में आपको देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ा अटैक था कहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। जब स्पिरिचुअलिटी का जो है डाउनफॉल हो रहा है, व्हेन द पीपल वर नॉट बिलीविंग इन God, the people were losing their faith in church, the people were losing their faith in Bible, the people were losing their faith in sacred places, religious places। You will come to know, ऐसा लगता है कि दुनिया में जैसे अच्छी चीज अब नहीं रही है। ऐसा लगता था कि नाउ द टाइम हैज कम, द पीपल विल डाई, द कल्चर विल डाई, सिविलाइजेशन विल डाई। और ऐसा लगता था कि दुनिया का भी खात्मा होने वाला, दुनिया का जो निजाम चल रहा है यह खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेटिक विजन जैसी पोएम्स बहुत सारी आती है। तो मैं नहीं कहता कि टी एस एलियट ने डराया है, मैं नहीं कहता कि टी एस एलियट ने बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई है, नो। लेकिन टी एस एलियट ने वो जरूर दिखाया जो सदियों से होता चला आ रहा है और जो मॉडर्न एज में अपने पीक पर पहुंचा। सदियों से अगर आप देखेंगे कि वीमेन को सप्रेस किया गया, सेक्स के नाम पर, लस्ट के नाम पर, फैशन के नाम पर उनको कमोडिटी बनाया गया। यह हो सकता था कि पहले एक अरिस्टोक्रेटिक क्लास में, एक पार्टिकुलर वर्ग में रहा हो, लेकिन कैसे उस वर्ग की कल्चर मिडिल क्लास को और जो है लोअर क्लास को टच कर रही, टी एस इलियट ने उस पर बात की। टी एस इलियट ने कहा कि जो पैरासाइट ऑफ मैकेनिकल लाइफ है, जो पैरासाइट ऑफ लस्ट है, जो पैरासाइट ऑफ पैशन है, ये सब चीजें जो है ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, बल्कि यह क्या हो रही है, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे। दे हैव टेकन द पीपल ऑफ मिडिल क्लास, इट हैज टेकन द पीपल ऑफ लोअर क्लास इन इट्स ग्रिप, इट हैज अल्टीमेटली जस्ट हेल्ड द पीपल ऑफ दीज क्लास। इसने इन लोगों को भी क्या किया हुआ है, एक तरह से जो होल्ड कर लिया है, उसको पकड़ा हुआ है। तो जब आप एलियट को पढ़ेंगे, चाहे उनके ड्रामा को पढ़ेंगे, चाहे उनकी चीजों को पढ़ेंगे, तो ये चीजें बहुत आपको नजर आएंगी। इसके अलावा
टीएस एलियट का ये तो मैंने एक ऐसा एस्पेक्ट बताया जो फॉर्म का एस्पेक्ट था कि आप क्या देखते हैं, उन्होंने क्या आपको दिखाने की कोशिश की है और क्या आप देख पाते हैं। 1 साल के बाद जो है द वेस्टलैंड को लिखे हुए 100 साल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और हमें लगता है कि शायद जहां उन्होंने छोड़ा था दुनिया आज वहीं पर ही रह गई है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। आज भी वार है, आज भी ब्रुटेलिटी है, आज भी मैकेनिकल लाइफ है। शायद जब 100 साल के बाद द वेस्ट एंड को दोबारा पढ़ा जाएगा तो उसका रेलिवेंस उतना ही होगा जब उन्होंने उसको फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही रोट इट। सेकेंड एस्पेक्ट पे अगर मैं बात करूं, उनमें आप और क्या चीज देखते हैं? फ्री वर्स देखते हैं। फ्री वर्स के अलावा आप क्या और चीज देखते हैं? यू कम टू नो आयरनी आप देखते हैं। और आप क्या देखते हैं? सटायर आप देखते हैं। और आप क्या देखते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप इसको नोट डाउन करें, एक एक शब्द की चीजें हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं जब मैं आपको कहूँ नोट करिए तभी आपकी कलम चलनी चाहिए। यू कैन नोट डाउन, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको नोट करते रहिए। फ्री वर्ड्स का यूज है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज है, आयरनी है, सटायर है, ये सब चीजें आप। इंटीरियर मोनोलॉग है, ये सारे वर्ड्स कई बार हो चुके हैं, बस आपको एक जगह डिजाइन करना। व्हाट यू फाइंड इन टीएसएल, आपको इंटीरियर मोनोलॉग मिलेगा। आप और क्या चीजें मिलेगी? इंटीरियर मोनोलॉग के अलावा यू विल कम टू नो मिथ आपको मिलेगा, MYTH मिथ। आपको सिंबल मिलेगा, आपको इमेज मिलेगा इनकी पोइट्री में, आपको एल्यूजन मिलेगा, ALLUSION। तो यू विल कम टू नो सिंबल, यू विल कम टू नो मिथ, यू विल कम टू नो एल्यूजन, यू विल कम टू नो व्हाट ब्लैंक वर्स भी है, थोड़ा बहुत फ्री वर्स का ज्यादा यूज है। और इसके अलावा आप रेफरेंसेस पाएंगे, यहाँ के वहाँ के तमाम चीजों को, कैरेक्टर्स पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं क्लासिस्ट हूँ, इसका मतलब उनके ऊपर ज्यादातर इम्पैक्ट जो था, जो और रोमन ग्रेट राइटर्स थे उनका इम्पैक्ट हमें मिलता है। तो वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये सब चीजें आपको सजा के रखनी है कि उनकी पोइट्री में क्या है। लस्ट है, पैशन है, अनरेस्ट है, एंजाइटी है, मैन एट आउटर लेवल, मैन एट इनर लेवल, मैकेनिकल लाइफ है, क्लैश बिटवीन कल्चर, क्लैश बिटवीन रिलीजन एंड साइंस है, साइंस बिकेम प्राइमरी, रिलीजन बिकेम सेकेंडरी, इनफेचुएशन है और पैशन है, मैकेनिकल लाइफ है और अनरेस्ट एंजाइटी है, डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है। ये सारी चीजें उन्होंने जो कंटेंट में मैंने बताया उसको बताने के लिए उन्होंने तमाम तरीकों का सहारा लिया है। और उनकी पोइट्री हाईली कॉम्प्लेक्स है, हाईली सिंबॉलिकल है, इमेजेस का उन्होंने बहुत बेहतरीन यूज किया हुआ है। इस वजह से उनकी पोइट्री कॉम्प्लेक्स है। उनका यह विश्वास था कि द एज इज कॉम्प्लेक्स therefore पोइट्री शुड बी कॉम्प्लेक्स। जिस एज में रह रहे हैं जब वही इतना जटिल है तो लिटरेचर कैसे आसान हो सकता है? जटिल जीवन को जटिल ढंग से ही बताया जाएगा। ही डिडंट बिलीव इन सिंप्लिसिटी इन द डिपिक्शन ऑफ लाइफ एंड द एज इन विच ही लिव्ड। कॉम्प्लेक्स एज को उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के ही थ्रू बताया। उन्होंने एम्बैरास्ड लाइफ के बारे में बताया, पजल्ड लाइफ के बारे में बताया, और जो अनरेस्ट और एंजाइटी है उसको लेकर के उन्होंने बात की। तमाम चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं और तमाम चीजों को हम यहाँ महसूस करते हैं। तो आई थिंक कि व्हेन यू गो विद दिस मैन, स्पेशली टीएस एलियट, यू कम टू नो कि वह एक ब्रांड रहे हैं, वह एक लीडर रहे हैं। उन्होंने इनोवेशन किया, इनोवेशन नई रीति को चलाया, नए तरीकों को लाया पोइट्री में। उनकी पोइट्री में सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। अब उनका क्रिटिकल एस्पेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पोइट्री में सब्जेक्टिविटी नहीं है बल्कि क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। यह ऑब्जेक्टिविटी, यह इम्पर्सनल थियरी आपको कहाँ मिलेगा? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में, जो 1917 ईस्वी में आया। उनकी पोइट्री में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, जो उन्होंने कहाँ पे बात किया हुआ है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो 1919 में आता है। उनकी पोइट्री में और कौन सा पॉइंट है? उनकी पोइट्री में यू विल कम टू नो कि एक तरह से अगर मैं कहूँ कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, लेकिन ये बात उन्होंने किसमें कही है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में। उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ की है, एलिजाबेथन पोएट्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है।
हैमलेट को जो हैमलेट रहा उसके लिए उन्होंने आर्टिस्टिक फेल्योर शब्द जैसे यूज किए हुए हैं। उन्होंने यूज ऑफ पोइट्री, यूज ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा, द सैक्रेड वुड उन्होंने लिखा। ये सब क्रिटिकल बुक रहा है। इसमें उन्होंने पोइट्री की बेहतरीन डिफिनीशन दी कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन escape फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। ये इलियट की खूबी रही है। उन्होंने पर्सनालिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पर्सनालिटी को जगह नहीं दी, सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसकी जगह ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपको अपनी पर्सनालिटी हाइड करना चाहिए, कंसील करना चाहिए। उन्होंने ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट के साथ साथ ट्रेडिशन को महत्व दिया। कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म में विश्वास किया। उन्होंने कहा इंडिविजुअल टैलेंट एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए आपको ट्रेडिशन को अपनाना पड़ेगा। ट्रेडिशन आपका बहुत बड़ा चीज है। जो परंपराएं आपके ग्रेट सोल्स ने, ग्रेट लिटरेरी फिगर्स ने बनाई है, आप उससे अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो विद दोज ग्रेट पोएट्स। लेकिन अब फिर उसको पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप डेवलप करना पड़ेगा, तभी इंडिविजुअल टैलेंट आएगा। तो एक ऐसे क्रिटिक जिन्होंने ट्रेडिशन में विश्वास किया और इंडिविजुअल टैलेंट में भी विश्वास किया। जब आप उनकी पोइट्री का नाम लेते हैं तो उनकी पोइट्री में लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराक एक बड़ी पोयम है जो दिखाता है कि कैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डिले इन एक्शन है। एक ओल्ड एज का आदमी, नॉट ओल्ड एज, नियर अबाउट 35 years old, ही वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल बट ही डज नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस टू प्रपोज अ गर्ल। उसकी नजर में टू प्रपोज अ गर्ल मीन्स टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स। तमाम इमेज जो डॉग का है, कैट का है और फॉग का इमेज है, सो मेनी इमेजेस यू फाइंड, वो वहां पे बहुत अपील करता है काफी ज्यादा। इसके अलावा आप द वेस्टलैंड जो मैंने बताया 1922 ईस्वी में आई है। इसके अलावा उनकी पोयम जीरांशन है, अ जर्नी टू मेजाई है, और इस बहुत सारी पोयम्स उन्होंने लिखा हुआ है। जीरांशन, जर्नी टू मेजाई और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराग, सो मेनी अदर पोएम्स यू विल कम टू नो, जो उन्होंने लिखा हुआ है। वो उसकी लंबी लिस्ट है जहाँ पे उन्होंने, लेकिन सब में टेक्निक्स लगभग वही। लेकिन उनकी पोएट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है 1927 के बाद बदल जाता है। जब वो रोमन कैथोलिक को में उनका कन्वर्जन होता है, उसको स्वीकार करते हैं, तो उनकी पोयम में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा आती है। पहले, उसके पहले उनकी पोयम में मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, अनरेस्ट, एंजाइटी को लेकर के और तमाम जो लाइफ की जो झमेले हैं उसको लेकर के बहुत बातें उन्होंने की है। अगर आप इलियट के ड्रामा पे बात करेंगे तो जो इलियट का ड्रामा है वह पोइटिक प्ले है। और पोइटिक प्ले आपका मतलब अ प्ले रिटन इन वर्ड्स फॉर्म, वह प्ले जो वर्ड्स में लिखा गया। तो इसका मतलब टी एस एलियट ऐसे पहले पोएट नहीं थे जिन्होंने ड्रामा वर्ड्स में लिखा। शेक्सपियर ने भी वर्ड्स में लिखा है। शेक्सपियर की ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, उन्होंने प्रोस पोइटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया है। ग्रीक ट्रेजिडी भी वर्ड्स में ही रही है। लेकिन यहाँ पे पोइटिक प्ले को रिवाइव करने का मतलब यहाँ पे इसलिए है कि मॉडर्न एज में जो प्ले हैं, बहुत सारे प्लेस प्रोज में है, बहुत सारे, और इनका प्ले पोइट्री में। जैसे मॉडर्न एज में तीन तरह का प्ले आता है मेजर तौर पर। एंटी रोमांटिक कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले जो प्रोज में लिखा गया, जिसके बड़े राइटर जीबी शाह, जॉन गाल्सवर्दी, और उसको हम डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज के साथ उसको उसके साथ जोड़ा जा सकता है। एक और थिएटर ऑफ एब्सर्ड अभी कल मैंने पढ़ाया था, जिसमें दो तीन नाम मैंने आपको बताया था कैसे वहां पे इरेशनल, इलॉजिकल, अनएक्सप्लेनेबल लाइफ, ट्राउमा, पेन, एगेनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन है उसको लेके बात की गई, जिसमें सैमुअल बेकेट का, हैरोल्ड पिंटर का नाम आता है। लेकिन जब आप टीएस एलियट की बात करते हैं तो एक नाम पोइटिक प्ले है, कि जो प्ले वर्ड्स में लिखा गया मॉडर्न एज में, ये किसको क्रेडिट दिया जाता है? टीएस एलियट को। और टीएस एलियट ने पोइटिक प्ले लिखने के लिए जो तरीका फॉलो किया, शेक्सपियर को नहीं फॉलो किया। उन्होंने सीधे जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, सोफोक्लिस थे, यूरिपिडेस थे, उनको उन्होंने फॉलो किया, उनके पैटर्न को फॉलो किया। जो क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स था, जो रूल्स था ट्रेजिडी लिखने का या पोएटिक प्ले लिखने का, जिसमें कोरस है, जिसमें आपका आप कह सकते हैं कि थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट था, स्पेशली यूनिटी ऑफ एक्शन, उसको लेकर के उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्रेजिडी लिखा। उन्होंने जो मॉडर्न एज की ट्रेजिडी रही है, जिसमें पजलिंग लाइफ है, एम्बेरसिंग लाइफ है, जिसमें अनरेस्ट है, एंजाइटी है, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप है, लैक ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, और जो मैकेनिकल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उससे जो नुकसान हुआ है दुनिया को, उसको लेके उन्होंने बात किया हुआ है। तो यह भी एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर था
जो पूरा 20th सेंचुरी के ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। 20th सेंचुरी के मानव की जो तड़प है, 20th सेंचुरी के मानव की जो आह है, 20th सेंचुरी के मानव की जो चीख है, उस चीख को, उस आह को, उस तड़प को उन्होंने उस ड्रामा में जगह दी है और बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। कैसे माँ बेटे से पे विश्वास नहीं कर रहा, खासकर द फैमिली रीयूनियन। कैसे आप देखेंगे कि अ, हैरी अपनी माँ से अलग हो रहा है, कैसे आगाथा किसी का वेट करती, पूरी जिंदगी वेटिंग में निकल जाती है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं आता है। यह मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से था। यू विल फाइंड दैट कि कैसे एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं, कहते तो है कि वी आर लिविंग इन अ मैंशन, वी आर लिविंग इन अ हाउस, वी आर लिविंग अंडर वन रूफ, लेकिन वे लोग कोई जीवन नहीं जी रहे, उनमें कोई यूनिटी नहीं है, उनमें कोई जो है अटैचमेंट नहीं, कोई लव नहीं, कोई अफेक्शन नहीं है। यह एक दूसरी कहानी है जो आपको मॉडर्न एज में देखने को मिलेगी। एक और दौर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, एक और चीज ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो उन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, कुर्बानियों को लेकर के बात बताई है। कौन से प्ले में? मर्डर इन द कैथेड्रल में। कॉकटेल पार्टी, नाम ही उसका कॉकटेल पार्टी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, द रॉक, कॉन्फिडेंशियल, क्लार्क, ये सब जितने भी रहे आपको देखने को मिलेगा। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो पोइट्री में रहा था, बर्ट नार्टन था, उसको मैं मिस कर गया। एक पोयम उनका है, जो पोयम का कलेक्शन है बर्ट नार्टन, वो रहा है। तो इस तरह से हमने आपको क्लास में इलियट एज अ क्रिटिक, एज अ ड्रामेटिस्ट, उन सब चीजों को लेकर के और जिस एज में वो पैदा हुए उसको लेकर के हमने बात किया। हमने आपको ये बताया कि उस समय का जो पोइट्री है, W.B. येट्स जो रहे हैं या और भी जो लोग थे, क्या क्या किए। देखिए, मैं यहीं पे दोबारा उन सब चीजों को मेंशन करना चाहूंगा कि ये तो पोइट्री में हुआ था, ये पोएट थे। उस समय जो है, जो ड्रामेटिस्ट में थे, ड्रामेटिस्ट को भी मैंने गिनाया कि प्रॉब्लम प्ले, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज, इसको आपको एक कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जिसमें जीबी शाह, ग्रैनविल बार्कर और आपके एक हेनरिक इब्सन और जॉन गाल्स वर्दी, ये रहे हैं। एक एक और इम्पोर्टेंट प्ले राइट आते हैं, उनको आपको एक अलग कैटेगरी में, जो आयरिश कैरेक्टर्स को, आयरिश लेजेंडरी कैरेक्टर्स, वहाँ की कल्चर को लेके लिखते हैं, J.M. सिंज रहे हैं। उनका द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड रहा, जो जो ये सब T.S. एलियट के दौर के रहे, उनके जमाने के रहे। और इसके अलावा यू विल कम टू नो नावल के फील्ड में, साइकोलॉजिकल नावल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब एलियट के कंटेम्प्रेरी। नॉवेल में D.H. लॉरेंस भी एक बड़ा नाम, E.M. फास्टर का बड़ा नाम, H.G. वेल्स आपके बड़े नाम, जॉर्ज ऑरवेल, ये सब लोग भी रहे हैं। तो ये मॉडर्न एज रहा है, ये T.S. एलियट की दुनिया रही है जो काफी बड़ी रही मेरी नजर में। और ये उनके जमाने के लोग रहे हैं जिन्होंने उसको सजाया, संवारा, बखूबी शब्दों के माध्यम से उसको खूबसूरत बनाया, पिरोया, लोगों के आंसुओं को पोंछे, लोगों के गम में शरीक हुए, लोगों की खुशी में शरीक हुए। और जो कुछ भी उन्होंने देखा, बेबाक अंदाज में, बेबाक कलम, उन बेबाक ढंग से उन्होंने अपनी कलम को चलाई। ऐसा नहीं था कि वहां उस समय कोई डर था, अगर डर होता तो शायद इस तरह से ना लिखते। उस समय वो भी जमाना हिटलर का रहा होगा, मुसोलिनी का रहा होगा, लेकिन उनकी कलम में ताकत कितनी थी कि उस समय का एज हमें देखने को मिलता, समझने को मिलता। आजकल की पत्रकारिता नहीं थी जहां पर जो है एक तरह से कहा जाए कि लोग चापलूस हो गए थे और किसी पार्टी पार्टिकुलर का प्रोपागैंडिस्ट बन चुके हैं। नो, नॉट एट ऑल। ऐसी ना लिटरेचर है, ना वहाँ ऐसी पत्रकारिता थी। वहां पे उनमें एक एक जोश था, एक दम था कि हमें लाइफ को प्रेजेंट करना, हमें लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है, सच्चाई को दिखाना है, ना कि हमें क्या करना है कि किसी का प्रोपागैंडिस्ट बनना है। तो दीज आर द थिंग टू फाइंड, और जिसको हमने समेटने की कोशिश की, जिसको हमने समेटा है, या जिसे हमने बताने की कोशिश की है। तो यह उनका दुनिया थी, खूबसूरत है या बुरी है, लेकिन हमें उससे गुजरना है, हमें उससे समझना है, उस सिलेबस में भी है, जिंदगी का हिस्सा भी है। और जो उन्होंने जिया, मुझे लगता है कि 100 साल बीत चुका है, हिंदुस्तान या दुनिया के अन्य कोने में वैसी ही लाइफ हम जी रहे हैं। केवल टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्टफोन आ गए, टीवी आ गई, देखिए वही मैकेनिकल लाइफ, वही लस्ट, वही पैशन, वही रेप, वही ब्रूटलिटी, वही वार, वही स्पिरिचुअलिटी, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वही हमारा ज्यादा से ज्यादा मोह मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर है। और हम सारे लोगों को वन डे वी विल डाई, जो हमारे दादा परदादा से अगर पूछा जाए वो कहाँ गए, तो शायद वो भी अपने समय की बहुत ग्रेट लोग रहे होंगे, लेकिन कहाँ गए वी डोंट नो। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, हमें इस पर करना चाहिए। दीज वर द पॉइंट्स जो हमने आपसे डिस्कस किया।
and I hope that you would like and it and thanks for listening me passionately. If you have any query, yeah, if you have any suggestion, you can ask. गुड इवनिंग कृष्णा जी। पीडीएफ किसका डिले हुआ? एसटी कॉलेज अरिस्टोटल पे ठीक है, अभी सेंड कर देंगे थोड़ी ही देर में। कर देंगे। टीएस एलियट का अभी मेरे पास आया नहीं है या है नहीं, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था जो मुझे मैंने आपको शेयर किया। टीएस एलियट का जो है ये इट विल टेक टाइम। आपको ज्यादातर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके लाइव आकर के मैं उसको करूंगा। उसमें कई एस्पेक्ट हैं, टीएस एलियट भी बाद में होंगे, बट अरिस्टोटल और कॉलेज मैं भी सेंड कर दूंगा। एनी अदर चीज, किसी को कुछ और कहना है? या हम्म। या अनडाउटली एक्चुअली उन्होंने, देखिए हुआ क्या था कि जो लिटरेचर, सबसे पहले मैं उस लाइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हेन यू से कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि या इंडायमियन से लिया गया है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज शोज दैट कि किड्स वाज अ प्योर पोएट। मैं उनके साथ एक एडजेक्टिव भी आया था। प्योर पोएट से मतलब यही होता है कि जो केवल आर्ट फॉर आर्ट्स में विश्वास करता, आर्ट फॉर आर्ट से। उनका ये कहना था कि जो चीजें मैं लिख रहा हूँ इसमें ब्यूटी है, और यह केवल इंजॉय के लिए, जॉय के लिए, प्लेजर के लिए है। और जो लाइन वहां पे आती है कि, "अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर", वह इसी चीज को इशारा करती है कि जो ब्यूटी है वही चीजें दुनिया में जॉय के काबिल है, उसी से लोग डिलाइट करते हैं। बाकी ये कहिए कि मैकेनिकल लाइफ या जो आर्टिफिशियल लाइफ है या जो इस तरह की चीजें हैं उसमें आपको डिलाइट और प्लेजर आ जाए, तो वो चीजें नहीं। उन्होंने कहा कि साइंस की बनाई हुई चीजों से आपको थोड़े समय के लिए जिंदगी आपकी आसान हो सकती है, लेकिन साइंस की बनाई गई चीजें जो है आपको जॉय नहीं ला सकती। जैसे साइंस की बनाई गई चीजें, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जो रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये चीजें हैं, क्या ये चीजें आपको जॉय लाएंगी? जॉय इन द सेंस की अपीलिंग ऑफ सोल एंड हार्ट। उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा है। इसीलिए अगर आपको याद होगा, मैंने इसके पहले भी लेक्चर बताया था कि व्हाई लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर, जब मैंने शुरू किया था। और आपने देखा होगा हर जगह डिपार्टमेंट होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज करके। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज है, यह जो है आपकी लाइफ, आपके कल्चर, उसके बारे में बात करता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, दैट इज द पॉइंट कि अल्टीमेटली ओनली दोज थिंग्स विच आर नेचुरल, ओनली दोज थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, ओनली दोज थिंग्स विच हैज अल्टीमेटली विच आर एसोसिएटेड विद फाइन आर्ट, जो फाइन आर्ट से बिलोंग करता है। फाइन आर्ट्स का मतलब म्यूजिक हो गया, फाइन आर्ट्स का मतलब पेंटिंग हो गया, फाइन आर्ट्स का मतलब लिटरेचर हो गया, जिसको हम लिटरेचर ऑफ पार कहते हैं। फाइन आर्ट्स का मतलब स्कल्पचरिंग हो गया, फाइन आर्ट्स का मतलब डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। यही चीजें आपकी जिंदगी में गुनगुनाई जाएंगी, यही चीजें आपकी जिंदगी में राहत लाएगी, यही चीजों को आप इंजॉय करेंगे। बाकी और चीजें आपकी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरत है। गर्मी में आप पंखा चला लेंगे, वो आपको कूल करेगा, लेकिन वही पंखा आपको सर्दी में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन डांसिंग म्यूजिक, चाहे गर्मी होगा, चाहे सर्दी होगा, चाहे बरसात होगी, आपको हर समय अपील करेगी। क्यों? चूंकि वह नेचुरल चीज है, उससे इंसान की जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, फूड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, वैसे उसकी जरूरत है। तो जॉय जो मिलेगा वहां से मिलेगा। और चीजें जो है क्या है, वो दूसरी चीजें हैं। तो ब्यूटीफुल चीज उनकी नजर में, ब्यूटी कहाँ पर है? ब्यूटी डांसिंग में। ब्यूटी कहाँ पर है? ब्यूटी सिंगिंग में। ब्यूटी कहाँ पर है? पेंटिंग में। ब्यूटी कहाँ पर है? स्कल्पचरिंग में। उसी एक चीज को क्या कहा जाता है? फाइन आर्ट्स कहा जाता है। मेरे ख्याल से टीपू जी समझ में आ गया होगा आपको ये बात।
हाँ, सेकंड समर्पित करने का सबसे उसका एक इम्पोर्टेंट, perhaps someone has not muted। जो समर्पण का भाव होता है उसमें एक चीज होता है, जो समर्पण का भाव होता है, जो आपने पूछा कहाँ से होता है, कैसे होता है, देन रिमेम्बर दैट कि कोई भी चीज उसी को समर्पित किया जाता है जो उसके बहुत करीब होता है। चैटर्टन इनकी लाइफ में बहुत करीब थे। जैसे जब मैंने अपनी जो है पहली किताब जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो चलती है, जब मैंने उस पर लिखा, बीए थर्ड ईयर की पोइट्री का कलेक्शन था, तो उसपे मैंने लिखा था कि डेडिकेटेड टू माय ग्रांड फादर। अपने पेरेंट्स को भी मैंने नहीं डेडिकेट किया उसको, डेडिकेटेड टू माय ग्रांड फादर हु पोर्ड हिज ब्लड एंड स्वीट टू इरिगेट माई लाइफ, जिन्होंने अपने खून और पसीने से मेरी जिंदगी को सींचा। तो अगर शमीम ने ये चीज डेडिकेट किया है अपने ग्रांड फादर को, तो इसका मतलब कि एक उस समय हो सकता है कि मेरे अपने मन में उनके प्रति एक जो भाव रहा हो या जो इमोशंस जुड़ी हो वो पीक पर हो, वो चीज मैंने उनको डेडिकेट किया। जब मेरी दूसरी किताब आई थी तो मैंने जो है उसको यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज को डेडिकेट किया था कि एन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो जो डेडिकेशन होता है या आपके ऊपर है। जब तीसरी किताब आई जर्मनी वाली जो ट्रांसजेंडर पे, तो डेडिकेटेड टू एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को भी मैंने डेडिकेट किया, क्योंकि वह उनकी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के था, वह उनके बारे में था। तो ये जो डेडिकेशन होता है ये आपका इंडिविजुअल पॉइंट होता है, आपका इंडिविजुअल मैटर होता है कि किसको आप डेडिकेट करना चाहते हैं। यह ये चीज नहीं होता कि आप जो है उसमें किसी को उसको बताना चाहते हैं, लेकिन जिसको डेडिकेट करते हैं ऐसा लगता है कि उसका इम्पोर्टेंस आपकी नजर में ज्यादा, वो एक आपकी नजर में बड़ा, मतलब आप उसको सम्मान देना चाहते हैं, आत्मीयता है। आप किसी को भी किसी भी चीज को किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डेडिकेशन ये देखा गया कि मरने के बाद ही होता है, जीते जी बहुत कम चीजों को डेडिकेट किया जाता है। जी। कौन चैटर्टन ना? Yeah, Chatterton, if you use the word pattern, so I would like to say कि instead of pattern you have to use that कि he helped him। जैसे अगर मैं ये कहूँ चार्ल्स लैम्ब को हेल्प किसने किया था, चार्ल्स लैम्ब को हेल्प कॉलरिज ने किया था, ऐसे ही केमिस्ट्री उनके और उनके बीच में थी। तो आई थिंक नाउ आई हैव डन, यू कैन जस्ट सेंड योर रिस्पांस रिगार्डिंग क्लास इन ग्रुप। नहीं, ऐसा ऑफिशियली नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं होता है। नॉट गेटिंग योर वॉइस। ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं होता ऑफिशियली नहीं होता है। वो चीज जो है वो आपकी दिल या आपकी मर्जी पर है, आपके दिल में उनके प्रति क्या सम्मान है, या उसको दिखाने के लिए आपको करते हैं। ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं होता कि कोई कमेटी बनती है, फिर आपसे पूछा जाता है आप इसको किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। नो, नॉट ऐसा। यू कैन डेडिकेट इट एनीवन, आप किसी को उसको डेडिकेट कर सकते हैं। ओ,